शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उससे रिलेटेड लिखा गया है। मणिपुर वायलेंस के इतिहास को यदि हम देखें तो मेनली मेतेई और कुकी दो समुदाय के बीच में ये हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प की शुरुआत होती है विरोध प्रदर्शन के साथ में। विरोध प्रदर्शन लोगों ने क्यों किया? हाई कोर्ट का, मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसके माध्यम से ये जो हिंदू डोमिनेटेड मैतेई समुदाय है जिसकी जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर जो मैतेई समुदाय है वो ज़्यादा है और ये ज़्यादातर हिंदू लोग हैं। अब मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया, इसका विरोध किया जाता है कुकी जनजाति के लोगों के द्वारा। कुकी जूमी डोमिनेटेड एरिया आप देख सकते हैं, लाइट ब्लू कलर से इसको दर्शाया गया। लाइट ग्रीन कलर से जो है नागा डोमिनेटेड एरिया है और बीच वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है लाइट ग्रे कलर का, ये मैतेई डोमिनेटेड एरिया है, जैसे कि थाउबाल, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, काकचिंग, बिष्णुपुर। इसके अलावा कुकी जोमी डोमिनेटेड एरिया की बात करें तो चूड़ा चंद्रपुर, कांगपोकपी एंड फरजाउल। नागा डोमिनेटेड एरिया में सेनापति और उखरुल वाला एरिया आ जाता है। कामजोंग है, नोनी है, थामेंगलोंग। वाइट वाला हिस्सा भी आपको दिखाया जा रहा है जहाँ पर चंदेल, थेंगनो पाउल लोग हैं और जिरी भी हम लोग भी हैं यहाँ पर, जिसका कलर नहीं दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर इतने समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर आसपास वाला जो एरिया आपको दिखाया जा रहा है ये ज़्यादातर एरिया पहाड़ी वाला रीजन है और इस पहाड़ी एरिया में जनजातीय समुदाय रहता है, जनजातीय समुदाय रहता है। और इस पहाड़ी एरिया में ये जो मैतेई समुदाय के लोग हैं ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, इसीलिए इन्होंने एसटी का दर्जा पाने की डिमांड करी थी। अब ये सोच रहे हैं कि हम भी जो है पहाड़ी में जा कर के बसेंगे, जब वो लोग यहाँ पर आकर के बस सकते हैं तो हम क्यों नहीं बस सकते हैं। दिक्कत वाली बात यहाँ पर यही पैदा हो गई थी और इसी को लेकर के उन्होंने डिमांड करा था। एक बात और कही जाती इनके द्वारा कि शुरू में हम जो है एसटी के अंतर्गत ही आते थे, बाद में पता नहीं क्या किया गया है कि हमको जो है एसटी से बाहर कर दिया है, तो जो एसटी के अधिकार हैं हमको नहीं मिल पा रहे हैं, इस प्रकार से इनकी डिमांड करी जाती है। हाई कोर्ट के डिसीजन का विरोध किया गया, धरना प्रदर्शन हुए, हिंसक झड़प हुई और ये बढ़ते 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 अभी तक काम इसमें चल ही रहा है। इंडिया में हमेशा ये सोचा जाता है कि हमारा जो अपोनेंट है या फिर पूर्व पक्ष जिसको बोला जा रहा है उसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। पूर्व पक्ष किसको बोला जा रहा है? शत्रु पक्ष को। इसके साथ साथ में संवाद का विशेष महत्व दिया जाता है। यदि हम हमारी ट्रेडिशन की बात करें जिसका मतलब होता है डायलॉग, तो आज के समय में यदि मणिपुर की वॉयलेंस को रोकना है तो इसमें मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के बीच में संवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के ही हम इसको रोक सकते हैं। आज के समय में हम देखेंगे कोई अकेले ही अपनी चलाते जाएगा, इसी से हम बोलते हैं कि दोनों के बीच में शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। ये चीज़ हमको इजराइल में भी दिखी, नूह में भी दिखी और मणिपुर वायलेंस में भी हमको यही दिखाई दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में गाजा की बात करी जाती है कि गाजा में किस प्रकार से खून बह रहा है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट कैन एक्सप्लेन द लार्ज स्केल वायलेंस। ऐसा आप कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसके माध्यम से लार्ज स्केल वायलेंस को आप बता सकें कि ये सही है। इसके अलावा जो ह्यूमन ट्रेजेडी आई है ये पूरी कंट्री को निगलते जा रही है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है इग्निशन का वो हमास के द्वारा किया गया, कि शुरुआत हमास नहीं करी है। एंड कुछ लोग अदर ये भी हैं जो कि काफ़ी चिंतित हैं कि डिस्ट्रक्शन से जो हमला हुआ है उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा दैट पैलेस्टाइन हैव फेस्ड, जिसको पैलेस्टाइन लोग फेस कर रहे हैं।
मणिपुर क्राइसिस की यदि हम बात करें तो यह मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, बीच वाला जो एरिया है ना, ये बीच का एरिया घाटी वाला एरिया है, बाकी का जो एरिया है वो पहाड़ी वाला रीजन है। इसकी बाउंड्री आप देख सकते हैं, ऊपर में नागालैंड है, यदि आप पश्चिम की तरफ में जाएंगे तो असम है, और पश्चिम में असम, नीचे जाएंगे तो मिजोरम है। इसके बाद म्यांमार वाला काफ़ी लंबा चौड़ा हिस्सा चालू हो जाता है। मणिपुर का जो वॉयलेंस है, इसको हुए 5 मंथ बीत चुके हैं, ठीक है, और आज के समय में बहुत सारी सच्चाई ऐसी है जो कि सामने आ रही है कि आखिर वॉयलेंस क्यों हैपन हुआ था, लेकिन अभी भी ये स्टिल कंटिन्यू है। बहुत सारे सिविल सोसाइटी के बॉडी हैं, ठीक है, आइदर साइड आर कैरीड अवे बाय द वॉयलेंट टर्न ऑफ इवेंट, ठीक है। कुछ कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि वॉयलेंट ठीक था, वॉयलेंस होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना लार्जर नैरेटिव सेट कर रहे हैं एंड डिमोलिशिंग द नैरेटिव ऑफ अपोनेंट, अपनी बात को मनवा रहे हैं और उनका जो अपोनेंट है उसकी बात को दबाने की कोशिश करी जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो मैतेई की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा विरोध का सामना देखना पड़ा था। एडिटर गिल्ड जो है एक प्रकार का एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग शामिल हैं। तो जर्नलिस्ट लोगों का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना करी गई थी 1978 में कुलदीप नायर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके माध्यम से प्रेस फ्रीडम को इंश्योर किया जाता है। इसी के साथ साथ में कुछ स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं एडिटोरियल लीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के, एंड ये एनजीओ कहता है कि फ्री एंड फेयर एंड इंडिपेंडेंट पत्रकारिता होना चाहिए, सरकार का किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स रहते हैं उसमें कुछ स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके मेंबर के नाम बताए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो एडिटर गिल्ड है, इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है मैतेई समुदाय के द्वारा कि ये कुकी समुदाय का पक्ष लेता है, उनकी ही ज़्यादा पत्रकारिता दिखाता है, उन्हीं के बारे में सब अच्छा अच्छा बताता है और हमें बुरा बताता है। इसके बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाती है और मामला चले जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से एडिटर गिल्ड ने राहत मांगी है कि ऐसा ऐसा है कि भाई थोड़ा सा भी यदि हम किसी के बारे में दिखा दे रहे हैं तो हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज हो जा रही है। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ट्रुथ्स हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस से रिलेटेड। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें, अंडर द यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर हैज़ क्रैक्ड केसेस रिलेटेड टू। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम चला है, जैसे कि कुकी वुमेन की जो परेड कराई जा रही है, इसके बाद किडनैपिंग एंड किलिंग किया गया था मैतेई स्टूडेंट का, 2 मैतेई स्टूडेंट का। इसके साथ साथ में अरेस्ट किया गया था फॉर्मर कैडर ऑफ बैंड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर। इसके बाद अरेस्ट किया जाता है कुकी मिलिटेंट का फॉलोइंग ए बम ब्लास्ट एट मल्टी एथनिक कावता विलेज। बम ब्लास्ट जो हुआ था तो उसके बाद कुकी मिलिटेंट को जेल में डाला जाता है। बहुत सारे मणिपुर पर जो आधारित ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया था मिजोरम में, असम, त्रिपुरा एंड दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी थी। इसके बाद बहुत सारे लोग जो है इसके ट्रेड में लगे हुए थे, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अरेस्ट किया गया है वो बताता है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है धीरे धीरे करके जो लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ऐसा भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पर जो मिलिटेंट है वो अपने आप को नॉर्मल इंसानों की तरह मान रहे हैं। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी वाले लीडर हैं, अपोजिशन पार्टी वाले जो लोग हैं, उनको अपना शत्रु मान रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं। टॉर्चिंग ऑफ हाउसेस,
cold-blooded killing and the inhuman treatment of women and children are influenced by the presence of armed militant। ये सारी चीज़ें जो है बंदूकधारी हथियारधारी मिलिटेंट की उपस्थिति में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। घरों को जलाया जा रहा है, ठीक है, लोगों की हत्या करी जा रही है, महिलाओं और बच्चों के साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आर्म मिलिटेंट की उपस्थिति में ही हो रही हैं, क्योंकि कभी ये उनकी तरफ में चले गए, कभी ये इनकी तरफ में चले गए, और इस प्रकार से जो हिंसा की घटनाएं हैं वो कंटिन्यू होते जा रही हैं। यहाँ पर काफ़ी लार्जर नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, लोगों की मानसिकता बदली जा रही है कि लोग कुकी नेशंस चाह रहे हैं, कुकी समुदाय कह रहा है हमें एक अलग से देश चाहिए। ऐसी ऐसी मानसिकता लोगों में भरी जा रही है। हमें बॉर्डर में इंसर्जेंसी घुसपैठ देखने को मिला है, इसके साथ साथ में इलीगल माइग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। नार्को टेररिज्म की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ती गई हैं, एंड ये नार्को टेररिज्म ही है दैट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी रियल थ्रेट टू इंडियन स्टेट, और यही जो है इंडियन स्टेट के लिए एक प्रकार से रियल खतरा माना जाता है। हमें जो है फोकस करना चाहिए बॉन्डिंग में। इस प्रकार से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नैरेटिव गलत धारणाएं हैं फैलाई जा रही हैं। यहाँ पर ज़रूरत है कि हमें एक होलिस्टिक ट्रूथ, ठीक है, और ये जो होलिस्टिक ट्रूथ है ये प्रिफरेबली एग्रीड किया जाएगा सब के द्वारा। ऐसा होलिस्टिक ट्रूथ सामने लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि दोनों समुदाय के बीच में बातचीत होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो फैक्ट प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनकी क्लेमिंग करी जा रही है, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिसके माध्यम से ऐसे जो नैरेटिव तैयार किए गए हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। हमें होलिस्टिक ट्रुथ को सर्च करने की ज़रूरत है। कैन नॉट बी डन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कंटेंडिंग पार्टीज़। इसमें दोनों पार्टीज़ को शामिल किए जाने की ज़रूरत है। इसके बाद वहीं यदि हम बोल रहे हैं कि दोनों समुदाय के बीच में डायलॉग होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है राजनीतिक कोई एग्रीमेंट लेकर के आ रहे हैं, बल्कि हमें क्रॉस चेकिंग करना चाहिए। ईच अदर जो क्लेम कर रहे हैं, काउंटर क्लेम जो किया जा रहा है, उसका यहाँ पर फैक्ट चेकिंग, क्रॉस चेकिंग होना चाहिए। नेगोशिएटेड ट्रूथ तभी पॉसिबल है जबकि कॉन्टेस्टिंग पार्टी रिकॉग्नाइज करेंगे एमिएबिलिटी इन आर्गूमेंट। एमिएबिलिटी मतलब होता है सौम्यता, एंड शो एन ओपननेस टू आउटकम। आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम फिर से नया विवाद खड़ा हो जाए। दूसरे नंबर की बात यह है, जो भी आउटकम होगा उसमें खुलापन होना चाहिए, उसमें कोई भी बात छिपा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, संवाद करने की जो प्रथा रही है भारत में, उसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। ये एक प्रकार से इनविटेशन रहेगा, ओपननेस विथ ट्रूथ। इसमें मोरल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है प्रैक्टिशनर के बीच में कि आप जो है डायलॉग करिए। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये भारत में 2036 के ओलंपिक गेम के आयोजन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा करी गई थी कि 2036 में भारत ओलंपिक गेम्स का मेज़बानी करने वाला है। तो ये जो ओलंपिक की मेज़बानी की जाएगी, इसका मतलब क्या है, और खेलों की मेज़बानी करना किसी भी देश के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा क्यों बन जाता है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो इसको एक प्रकार से इंटरव्यू के रूप में तैयार किया गया है। तो यहाँ पर मनीषा मल्होत्रा और नोरिस प्रीतम के बीच में बातचीत हुई है। ये बताते हैं कि ओलंपिक गेम के लिए भारत कितना तैयार है और इसका आखिर इतना महत्व क्यों है। ओलंपिक खेलों में टॉप माना जाता है। ये हमारे देश को दुनिया के सामने दिखाता है, बल्कि हमारी जो सॉफ्ट पावर है इसको भी प्रदर्शित करता है। सॉफ्ट पावर के माध्यम से किसी भी देश के डिसीजन को, किसी भी देश को अपने पक्ष में करने की हमारे पास में पावर आ जाती है। ठीक है, दरअसल देखा जाए ना,
16 दिनों तक पूरी दुनिया आपके देश के बारे में बात करते रहेगी और ये बहुत बड़ा सम्मान हो जाता है। हम भले ही गोल्ड मेडल बहुत कम जीतें, लेकिन इससे जो हमारी अदर चीज़ों से जो हमारी इनकम होती है वो लगभग गोल्ड मेडल के ही बराबर हो जाती है। विदेशी खिलाड़ी लोग आएंगे, विदेशी दर्शक लोग आएंगे और इस प्रकार से हमारे देश का अलग से जो सेक्टर है, टूरिज्म वाला सेक्टर है, होटल हैं, ठीक है, फूड इंडस्ट्री है, इनमें सब में हमारी कमाई होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये ना, इसका आयोजन यदि हो भी रहा है तो ये ना केवल अच्छा है बल्कि किसी देश के लिए कभी कभी बुरा भी हो जाता है। हमने देखा था कि जब बीजिंग ने 2008 के खेलों की मेज़बानी तय करी थी तब क्या हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रचार हुआ था। नॉरिस प्रीतम का कहना है कि देखिए, ओलंपिक एक प्रकार से पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो जाता है। इंडिया आज के समय में ग्लोबल पावर है एंड बोला जा रहा है कि आने वाले समय में ये कई गुना और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। यदि वो खेलों की मेज़बानी करता है तो इसकी प्रतिष्ठा कई गुना और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब मनीषा ने बीजिंग के बारे में बात किया था, लेकिन इनका कहना है कि मुझे लगता है कि एक बार यदि खेल शुरू हो जाता है तो लोग ये सारी बातें भूल जाते हैं, केवल खेलों की बातचीत होती है, खेलों की विरासत ही बच जाती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक को यदि सफल बनाना है तो इसके लिए कौन कौन सी नॉन नेगोशिएबल, व्हाट आर द नॉन नेगोशिएबल इन मेकिंग एन ओलंपिक सक्सेसफुल। किन के साथ में आप नेगोशिएशन नहीं करना चाहेंगे यदि आपको ओलंपिक सक्सेसफुल बनाना है तो। देखिए, यहाँ पर जो गेम आयोजित करे जा रहे हैं ये प्रॉपर्टी माने जाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, आईओसी के अंतर्गत ही सारे खेल खिलाए जा रहे हैं एंड आर गिवन टू नेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके साथ साथ में ये दिए गए हैं नेशनल ओलंपिक कमेटी को, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां को ये खेल दिए जाते हैं। पहले नंबर का जो नॉन निगोशिएबल है वो है स्ट्रॉन्ग एनओसी का होना। हमारे देश में स्ट्रॉन्ग कमेटी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे देश में ओलंपिक जो समिति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बोला जाता है द गवर्नमेंट कम्स लेटर, इसके बाद सरकार आ जाती है। ऑफ कोर्स एनओसी कैन नॉट वर्क विथआउट गवर्नमेंट, कमेटियाँ जो बनाई गई हैं वो सरकार के बिना काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये जो गेम्स होते हैं एक्चुअली तौर पर एनओसी को सौंप दिए जाते हैं, विच इज़ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और हमारे देश की जो कमेटी है उसका नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सेकंड नंबर की बात आ जाती है इसकी लेगेसी को लेकर के, ठीक है। लेगेसी मतलब एक प्रकार से प्रतिष्ठा। ऐसे समय में हम लोगों को क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे। लोग यदि पार्टिसिपेट करते हैं, इसके साथ साथ में हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है एंड वेदर वी कैन बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉट, दिस इज़ कंप्लीट पैकेज। यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ये एक कंप्लीट पैकेज वाली बात हो जाती है। तो ये ना केवल जीत और हार का क्वेश्चन रहता है। ए कंट्री में विन द बिड टू होस्ट द गेम एंड येट मे नॉट विन सेवरल गोल्ड मेडल। ऐसा हो सकता है कि आप गेम को होस्ट करने की जो बोली है उसको जीत जाएं लेकिन गोल्ड मेडल ना जीतें, ऐसा बहुत बार हमको देखने को मिला है। एनओसी की बात करें, ये एक प्रकार से केंद्र माना जाता है ओलंपिक का एंड इसकी गवर्निंग की जाती है एबव बोर्ड एंड इफिशिएंटली, ठीक है। बोर्ड के माध्यम से इसकी गवर्निंग की जाती है, इसका प्रशासन जो है बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। यदि हम जो है इस प्रकार से गेम का आयोजन करते हैं तो इसमें अलग अलग डिफरेंट कॉग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि कल्चर, हेरिटेज, इस हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, गवर्नमेंट, स्पोर्ट बॉडीज़, ठीक है। इनको आपस में मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम पेरिस ओलंपिक की बात करें
तो पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया जाना है 2024 में। कल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं म्यूज़ियम के साथ में। प्रत्येक जो लोकल गार्डन है यहाँ पर कुछ ओलंपिक हिस्ट्री दिखाई जा रही है, इवेंट यहाँ पर हैपनिंग चालू हो गए हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको कुछ लेन और रोड देखने को मिल जाएंगी जिसको ओलंपिक के लिए मार्किंग किया गया है, निर्धारित किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन जब किया गया था 2010 में, यहाँ पर हमने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया था। इसी के लिए बोलते हैं कि हमने प्रत्येक चैलेंज को हाईलाइट किए हैं, कौन कौन सी गलती किए हैं उसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। आगे बोला जा रहा है, क्या इंडिया इस गेम को 2036 में होस्ट करने के लिए रेडी है और हमें जो 13 साल का टाइम मिला है क्या ये पर्याप्त है। तो बोला जा रहा है 13 साल का ये जो समय दिया जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये टाइम पीरियड बीतते जाता है। यहाँ तक कि अगर आप खेलों के लिए बोली लगाना चाहते हैं तो आपको खेलों की बोली लगाने के लिए, खुद को प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए अभी से ही काम चालू करना पड़ेगा, तब जा कर के आप गोल्ड जीत सकते हैं। अभी भारत तैयार है कि नहीं, ये पूछने का सवाल सही नहीं है, क्योंकि यदि हम इसको एक्सेप्ट भी कर लें कि हम तैयार नहीं हैं। जैसे कि हम बात करें कि सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि इसका आयोजन हम कौन से शहर में करने वाले हैं। हमें टॉप क्लास विलेज की ज़रूरत पड़ेगी एंड इट कैन नॉट बी डन ऑन ए पॉलिटिकल लेवल और एट द सिटी लेवल। इसको हम पॉलिटिकल लेवल पर तो आयोजित नहीं कर सकते हैं, शहरी स्तर पर भी हम इसका आयोजन नहीं कर सकते हैं। हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हु कैन थिंक 30 ईयर अहेड, जो कि आने वाले 13 साल के बारे में पहले से ही सोच ले। इंजीनियर, साइंटिस्ट, रोड, ब्रिज, एवरीथिंग की हमें ज़रूरत है। आईओसी की तरफ से कुछ नियम कानूनों में बदलाव भी किया गया है। आईओसी कहता है कि अब आप एक ही शहर में इसका आयोजन नहीं कर सकते हैं, अलग अलग जगह में भी गेम्स का आयोजन कर सकते हैं। ट्विन सिटी और इन टू रीजन और इवन इन टू कंट्रीज इन द सेम रीजन, एक ही रीजन के दो कंट्री भी इसका आयोजन कर सकते हैं, दो अलग अलग क्षेत्रों में भी आप इसका आयोजन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेरिस के लिए बोला जाता है कि पेरिस से जब क्वेश्चन पूछा गया था तो बोला जा रहा था कि पेरिस अभी तैयार नहीं हुआ 2024 के लिए, लेकिन जो कुछ भी है पेरिस 2024 में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सिटी की रिगार्डिंग में बोला जाता है कि सिटी का सिलेक्शन करना भी एक प्रकार से चैलेंजेस वाली बात हो जाती है, पार्टिकुलरली पॉलिटिकल लैंडस्केप से यदि हम देखें, एंड हाउ इंडिया व्यू स्पोर्ट, हाउ ईच स्टेट व्यू स्पोर्ट। एक प्रत्येक स्टेट स्पोर्ट के बारे में क्या सोचता है, ठीक है, इंडिया स्पोर्ट के बारे में क्या सोचता है, स्टेट स्पोर्ट के बारे में क्या सोचता है। इसके अलावा हमें जो है शहरों को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में हमें जो व्यवहार्यता सलाहकार हैं इन्हें नियुक्त करने की ज़रूरत है। तो कंसल्टेंट हमें स्थापित करना पड़ेगा। गवर्नेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे इशू आ जाते हैं। बिगेस्ट जो इशू रहता है वो उसके प्रशासन से रिलेट है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो स्पोर्ट है ना, उसका प्रशासन बहुत पुअरली है। फेडरेशन आर इन ए डिसएरे बेरिंग वन और टू। हमारे यहाँ पर जो फेडरेशन बनाए गए हैं, हमारे यहाँ पर जो फेडरेशन यदि बनाए गए हैं जिसको हम महासंघ बोलते हैं, काफ़ी असमंजस में है। वे नहीं जानते हैं कि अपनी प्रतिभा कैसे करके विकसित करेंगे और वे बुनियादी सरकारी धन पर निर्भर रहते हैं। आज के टाइम में वो उतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं हैं। इसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि डोपिंग जैसा बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा भी है। इन सब से निपटने की ज़रूरत है और ऐसा लगता है कि 2036 में भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बुडापेस्ट होने वाला है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि खेल और किसी बड़े आयोजन की मेज़बानी और उसकी सुविधाओं के मामले में बुडापेस्ट आखिर कहाँ खड़ा है। वहीं अहमदाबाद या दिल्ली या चेन्नई या मुंबई भी समान लेवल पर नहीं हो पाएंगे।
फिर इसके बाद एटलांटा गेम 1996 की बात करी जाती है, ठीक है, जो कि मुख्य स्टेडियम की बात कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत था, बैठकर खेलों को कवर करने में, ठीक है, व्यस्त था। विच वॉज ब्यूटीफुल कवरिंग द गेम बट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न वी कुडंट रोम अराउंड द स्टेडियम। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न के चलते चलते हम स्टेडियम के इधर उधर घूम भी नहीं पाते थे। मॉर्निंग की बात करें, जब इसका सेरेमनी क्लोजिंग में आ रहा था, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि डिसाइडेड टू गो टू द स्टेडियम एंड टेक सम पिक्चर, बट हाफ द स्टेडियम हैड ऑलरेडी बीन डिसमेंटल्ड बिकॉज बेसबॉल सीजन वाज स्टार्टिंग देयर। तुरंत स्टेडियम को कहना चाहिए डिसमेंटल कर दिया गया और बोला गया कि अब जब गेम ख़त्म हो गए हैं, ओलंपिक गेम ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ पर अब दूसरी चीज़ का आयोजन किया जाएगा। अब लोग फ़ोटो तक नहीं खिंचवा पाए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। कई सालों तक इसको हमने बंद रखे थे, ठीक है, और ये जो है बाद में एक्सपेंसिव जंक यार्ड बन गया था, कूड़ा कचरा का घर बन गया था। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमें जो है 30 से 40 बिलियन डॉलर खर्चा करने की ज़रूरत है 5 से लेकर के 10 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं और ये सोचने वाली की बात है। यदि आपको बोली मिल जाती है तो अब उन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या करेंगे जिन पर आपने अगले 5 से 10 सालों के लिए 30 से लेकर के 40 बिलियन खर्च किए हैं। इसके बाद बोला जा रहा है कि यदि हम कितना भी ज़्यादा प्रयास कर लें ना, तो लगभग 14 मेडल जीत सकते हैं 2036 में। फिर भी हम जो है टॉप 15 वाली कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो है नए नए स्पोर्ट डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हम मल्टीपल मेडल जीत सकें। जैसे कि साइकिलिंग में लोगों को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, एथलीट में लोगों को आगे बढ़ावा देना, स्विमिंग है, रोविंग है, कायाक, कैनोइंग है, ये सारे जो 5 स्पोर्ट हैं जहाँ पर एथलीट लोग बहुत ही कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया बहुत कम पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर हमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके बाद सीधे हम न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ में चलते हैं। पहली जो न्यूज़ देखने वाले हैं वो इंडिया और कतर के रिलेशन को बताती हैं। 8 जो हमारे फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं उनको डेथ पेनाल्टी दी गई है कतर के कोर्ट के द्वारा। यदि हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, 30 अगस्त 2022 को 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल को अरेस्ट किया गया था कतर अथॉरिटी के द्वारा। इनके ऊपर एस्पियोनेज का केस लगाया गया था, जासूसी का आरोप लगाया जाता है। मार्च 2023 में इनका ट्रायल चालू होता है। 1 अक्टूबर को इंडियन एम्बेसडर कतर में कतर की जेल गए थे इन लोगों से मिलने के लिए। फिर 26 अक्टूबर को कतर की कोर्ट ने अनाउंसमेंट किया था कि इनको डेथ पेनाल्टी दी जाएगी। अब हमारे पास में आगे क्या क्या रास्ता है? इंडिया के पास में ऑप्शन है कि वो लीगल अपील कर सकता है इस केस की इंटरनेशनल कोर्ट में, रिजॉल्व कर सकता है इस केस को डिप्लोमेटिकली। इसके साथ साथ में आगे हमारे पास में ये भी ऑप्शन है कि हम प्राइम मिनिस्टर लेवल पर बातचीत कर सकते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और कतर के प्राइम मिनिस्टर आपस में यदि बात करें तो इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। इसके साथ साथ में कुछ इंटरनेशनल कैंपेन हम चला सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो अपील है वो इंटरनेशनल कोर्ट में हो सके। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी हम देखेंगे अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व के बारे में। ये जो अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व है ये अन्नामलाई परम्बिकुलम एलिफेंट रिज़र्व का एक हिस्सा है साउदर्न वेस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट में ये लोकेटेड है।
ये वन ऑफ द 4 टाइगर रिजर्व माना जाता है तमिलनाडु में, और ये घिरा हुआ है पराम्बिकुम टाइगर रिजर्व केरला ईस्ट के माध्यम से। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, इसके टाइगर रिजर्व जो है किस प्रकार से घिरा हुआ है, बोला जा रहा है कि ईस्ट में पड़ जाता है केरला का पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इरवाकुलम नेशनल पार्क साउथ वेस्ट वाले हिस्से से इसको घेरा हुआ है। बताया जाता है कि ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर आपको 4600 आदिवासी लोग देखने को मिल जाएंगे। 6 ट्राइब के लोग यहाँ पर रहते हैं, इंडिजिनियस पीपुल रहते हैं 34 सेटलमेंट में। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण ट्राइब्स रहती हैं, जैसे कि कदार, मालासार, मलाइम लारसार, पुलियार, मधुवार एंड इरलावलन। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एशियाटिक एलिफेंट है, सांभर है, स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर, माउस डियर, गौर, नीलगिरी, तहार, टाइगर। और यदि हम बात करें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हमको देखने को मिलेंगी, तो अमरावती, उडुमप्लेट, पोलाची, उलांडी, वालपेराई एंड मनामबोली, ये कुछ रेंजेस हैं जो कि इस रिजर्व में लोकेटेड है। मैप वाले हिस्से में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन जो है एकदम पश्चिम वाले हिस्से में है। अन्नामलाई को यहाँ पर गोला लगाया गया है। इसके ऊपर में यदि आप जाएं तो क्लियरली तो नहीं है, मारुदमलाई लिखा है। अन्नामलाई के ऊपर है मारुदमलाई, और इसके नीचे में पलानी है। तो नॉर्थ में जाएंगे तो मारुदमलाई, और नीचे की तरफ में यदि हम जाएंगे तो पलानी लोकेटेड है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर बोला जा रहा है इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो पॉल्यूशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर देगा, ठीक है, यदि हम जो है कुछ स्टेप नहीं लेते हैं। इंडिया की प्लानिंग है कि हम प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन वेयर द गैस इज़ प्रोड्यूस विथआउट रिजल्टिंग इन फॉसिल फ्यूल इमिशन। और गैस हम कैसे करके उत्पादित करेंगे, बिना किसी फॉसिल फ्यूल के उत्पादन के। आगे बोला जा रहा है कि हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चालू किए हैं, और इसको पायलटेड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के माध्यम से। यहाँ पर ये अनुमान लगाया गया है कि हम 5 मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन करेंगे 2030 तक। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 125 गीगावाट की, एंड द यूज़ ऑफ 25,000 गीगावाट आवर यूनिट ऑफ पावर इक्विवेलेंट टू अबाउट 13% ऑफ इंडियाज़ प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आने वाले समय में हम जो है इंडिया का प्रेजेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका 13% हिस्सा यहीं से उत्पादित करने वाले हैं। अगस्त 2023 तक यदि हम डेटा उठा करके देखते हैं तो इंडिया का जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 131 गीगावाट की है। 2030 ग्रीन हाइड्रोजन प्लान जो हम रखे हैं इसके माध्यम से हम सोचे हैं कि हम इतनी ही बराबर और जो है रिन्यूएबल कैपेसिटी को ऐड कर लेंगे। दिस इज़ ओवर एंड अबव 500 गीगावाट, और ये 500 गीगावाट के बराबर या फिर उससे भी ज़्यादा अधिक हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इतनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं 2030 तक।